Welcome back students to VA Web Professionals. This is Akash Kumar Jain and today we are going to discuss unit number 5 of COA series. Let's start with the syllabus. Devices, input output ports, interrupts, interrupt hardware, types of interrupts, exceptions, modes of data transfer, and in this video we will discuss programmed input output and interrupt initiated input output. In next video we will discuss the remaining topics. So let's start with the first topic, peripheral devices. Peripheral devices are the external components that expand the capabilities of our CPU or computer's CPU. पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि वो यूज़र से इनपुट ले पाए, आउटपुट ले पाए, डेटा को स्टोर कर पाए, ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर पाए और परफॉर्म कर पाए. CPU कैन परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन बट इट नीड्स मेमोरी टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा और ऑपरेंड्स. Types of peripheral devices. First one is input devices. Input devices यूजर से जो कंप्यूटर इनपुट लेता है, डेटा को फीड कराता है, इंस्ट्रक्शंस को फीड कराता है. कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू डेटा लेता है हमारा कंप्यूटर? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, टच स्क्रीन है. आप सभी जानते हैं कीबोर्ड क्या काम में आता है हमारे कंप्यूटर में, माउस किस काम में आता है, स्कैनर किस काम में आता है, माइक किस काम में आता है, वेबकैम किस काम में आता है. टच स्क्रीन एक इंटरेक्शन का इंटरफेस की तरह काम करता है जिससे कि यूजर इजीली इंटरेक्ट कर पाता है थ्रू डिस्प्ले. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रेजेंट द प्रोसेस डेटा. कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में जो आउटपुट होगा वो इन डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले होगा या यूजर के पास पहुंचेगा. इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर्स आते हैं, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है. इनकी क्या क्या वर्किंग होती है? मॉनिटर यूजर को जो भी आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करके दिखाता है. प्रिंटर है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी हार्ड कॉपी प्रिंटर के थ्रू हम ले सकते हैं. स्पीकर्स हैं, ऑडियो आउटपुट देते हैं. प्रोजेक्टर है, इमेजेस को लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है. हेडफोन्स है, वो ऑडियो आउटपुट का काम करते हैं. नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइसेस आर स्टोरेज डिवाइसेस. इनमें डेटा को स्टोर किया जाता है. फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव. HDD इज हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव यूज होती थी. जो हमारे नए कंप्यूटर्स हैं उनमें SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होती है. जो हमारी SSD होती है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में फास्टर होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड फॉर रिट्रीवल ऑफ द डेटा. डेटा को फैच करने में भी फास्ट होती है. USB डिवाइसेस हमारी कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होती है जो पोर्टेबल स्टोरेज होती है. एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ले जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं. USB डिवाइसेस को इनको पेन ड्राइव भी कहते हैं. पेन ड्राइव हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो USB यानी कि पेन ड्राइव हमारी ज़्यादा पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट होती है जिससे उसको इजीली कैरी किया जा सकता है. मेमोरी कार्ड ये भी कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइसेस की तरह यूज किए जाते हैं डिजिटल कैमराज में, मोबाइल फोन्स में और अदर डिवाइसेस में जहाँ पर हमें डेटा स्टोर करने की नीड होती है. नेक्स्ट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग कंप्यूटर टू नेटवर्क. कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ यानी कि इंटरनेट के साथ या अदर डिवाइसेस के साथ जो हमारे पास में नहीं है उसके लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट वन इज मॉडेम. मॉडेम दो तरीके की होती है, जिसमें एक पहले है सिम कार्ड वाली होती है. इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं, वी कैन यूज इंटरनेट. एंड द अदर वन इज थ्रू टेलीफोन लाइंस. पहले जो टेलीफोन होते थे जिसमें रिसीवर और डायलर होता था, वो टेलीफोन लाइंस का उसमें जो लाइन आती थी, जो लैन केबल जैसी होती है, उसका यूज करके हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज कर पाते थे. सेकंड वन इज NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अगर हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर में लैन केबल के थ्रू इंटरनेट का यूज करना है देन वी नीड अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेक्स्ट इज राउटर. राउटर सभी जानते हैं, राउटर हमारे घर में कोई भी अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है, देन वी नीड अ राउटर फॉर द कम्युनिकेशन और मेंटेनिंग कम्युनिकेशन. डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए वी नीड अ रूट एंड द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग दैट रूट इज राउटर.
कोई भी डेटा अगर हमारे सिस्टम से आउट होगा, जाएगा, सेंड होगा, या कोई भी डेटा हमारे सिस्टम में रिसीव होगा, देन वी नीड अ राउटर. Then next is importance of peripheral devices. What is the importance? The importance is if we have peripheral devices, then our computer can easily interact with the user, it can take input from the user, it can easily give the user a output after processing the data, or it can store the data that is provided by the user, or after processing the data, it can easily store that data. If we don't have peripheral devices, अगर हमारे पास peripheral devices नहीं होते हैं, then our computer is just a processing unit. वो केवल एक processing unit होगा, एंड इट कैन नॉट फुलफिल द इंटेंडेड पर्पस. जो भी उसे प्रोसेसिंग कराने के बाद में जो भी डेटा का यूज करके उसे पर्पस फुलफिल कराना होगा यूजर को, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा. कि वो यूजर से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता है, डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है. जो भी उसे उसका पर्पस यूजर उसको सर्व करना चाह रहा होगा, वो ये पर्पस के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, देन ही और शी कैन नॉट यूज द कंप्यूटर फॉर दैट पर्पस. सो दीज आर सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. वेबकैम, हेडफोन, स्पीकर, दिस इज आउटपुट डिवाइस, दिस इज इनपुट. Sorry, output device, this is input device, this is storage device, this one is output device. Router, communication device. Keyboard, mouse, this is the CPU that controls or have connection with all these devices so that it can serve the intended, जो भी यूजर की इंटेंशन है, जो भी इंटेंटेड पर्पस यूजर उसको सर्व करना चाह रहा है कि यूजर उसको यूज कर पाए अपने पर्पस के लिए, दैट इट कैन इजीली सर्व दैट पर्टिकुलर इंटेंटेड पर्पस. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस. इनपुट आउटपुट इंटरफेस, वी हैव टू थिंग्स हियर, इनपुट एंड. अगर हमें यूजर को आउटपुट देना है, देन ऑल्सो वी नीड इंटरफेस. अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, देन ऑल्सो वी नीड इंटरफेस. इंटरफेस एक मीडियम होता है. जो भी हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा हमारे सिस्टम से, वो कनेक्ट होगा थ्रू इंटरफेस. यू कैन टेक इट एज अ ट्रांसलेटिंग डिवाइस. जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमारा डेटा आएगा, कोई भी डेटा अगर आएगा, देन इंटरफेस विल वर्क एज ट्रांसलेटर. कि कोई भी डेटा अगर प्रोसेसर से डिवाइस के पास जाएगा, देन इंटरफेस विल सर्व एज अ मीडिएटर और ट्रांसलेटर. ये यहाँ से जो भी सिग्नल्स आएंगे उनको ट्रांसलेट करेगा और बताएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को दैट इट हैज टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क. ये इंटरफेस का काम होता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं. ये एज अ मीडियम ट्रांसलेटर वर्क करता है बिटवीन प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस. इन दोनों के बीच में ये ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है. जो भी सिग्नल्स इनके थ्रू आएंगे उसको एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट करें. कोई भी डिवाइस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, हार्ड डिस्क हो, नेटवर्क कार्ड्स हो, सभी को ये सीपीयू के थ्रू सीपीयू के साथ कनेक्ट करेगा और इनकी जो भी सिग्नल्स होंगे दोनों के लिए एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट करें. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ये आपने अपने सिस्टम में देखे ही होंगे. जो भी ये पोर्ट्स हैं आपने अपने सिस्टम में देखे होंगे. यूएसबी पोर्ट्स, ये PS2 है. PS2 पोर्ट्स ये पुराने सिस्टम्स में आते थे. USB पोर्ट्स है, ये आपके सिस्टम में अभी भी आए, ये होते हैं, अभी भी हैं, यूज होते हैं. ये सीरियल पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स, VGA पोर्ट, USB पोर्ट, LAN पोर्ट, लाइन इन, ये आपका स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, लाइन आउट, माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए. अब तो एक ही पोर्ट में आपका माइक्रोफोन, हेडफोन सभी कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये पोर्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं. इनपुट लेने के लिए जैसे माउस है हमारा, इनपुट लेने के काम में आएगा. कीबोर्ड है, इनपुट लेने के काम में आएगा यूजर से. USB है, USB के थ्रू भी माउस और कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं. पेन ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा. सो दीज आर द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स. कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, माउस कनेक्ट
करने के लिए, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए इन पोर्ट्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिससे सीपीयू को ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस हमारे सिस्टम से कनेक्ट हुआ है और इससे हमें ये पर्टिकुलर वर्क या टास्क परफॉर्म करना है। ये माउस है तो हमें इससे पॉइंटर की तरह वर्क लेना है, कीबोर्ड है तो हमें की जो भी हमें यूजर एंटर करेगा वो इनपुट में लेनी है। So let's move further. Next topic, that is input output and memory buses, and we are talking about buses here. Buses means wires through which data is transferred, जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। So CPU needs to communicate, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के साथ, दोनों के साथ में इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। सो दो बसेस यहाँ पे मेनली यूज की जाती है इंटरेक्ट करने के लिए। एक इनपुट आउटपुट बस होती है और एक मेमोरी बस होती है, जिसके थ्रू सीपीयू मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेट करता है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट बसेस तीन मेन वेज, तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, सेकंड इज आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, थर्ड इज हाइब्रिड अप्रोच, जहां पे एक कॉमन बस होती है डेटा और एड्रेस ले जाने के लिए। बट यहाँ कंट्रोल सिग्नल्स सेपरेट होते हैं दोनों के लिए। अभी एक ही बस के थ्रू मेमोरी में भी डेटा जाएगा, उसी सेम बस के थ्रू इनपुट आउटपुट में डेटा जाएगा। अब डेटा को स्टोर करना है या डिस्प्ले करना है, तो ये पता जो हमें चलता है कंट्रोल सिग्नल से पता चलता है। कंट्रोल सिग्नल बताएगा स्टोर करना है या डिस्प्ले करना है। वी हैव अ कॉमन डेटा एंड एड्रेस बस, essentially allowing CPU to access both memory and input output using the same address space in this first method। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, हमारे तीन मेथड्स हैं। पहला है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, तो इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेम एड्रेस की तरह ट्रीट किया जाता है। मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, उन दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, एक ही बस उसमें यूज की जाती है। सेकंड है आइसोलेटेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फर्स्ट जो मेथड है वो सिंपल होता है, जिसमें एक ही बस होती है, दोनों में डेटा लेकर जाती है। एक ही सिस्टम बस होगी, दोनों में डेटा लेकर के जाएगी, वो सिंपल है बट थोड़ा रिस्की है। सेकंड वन, इसमें दोनों के लिए बसेस अलग अलग होती हैं। आइसोलेटेड है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा, आइसोलेट अलग अलग है दोनों के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट क्लीन होता है, इसमें कोई भी रिस्क या कोई भी इशू आने के चांसेस कम है। नंबर थर्ड इज हाइब्रिड अप्रोच। बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड, इसमें दोनों ही मेथड यूज होते हैं, इसमें दोनों ही तरीके से काम होता है। इसमें मेमोरी मैप्ड भी हो जाता है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि एक ही बस से भी काम हो जाता है। और इसमें दोनों बसेस अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन यूज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर he or she can use that bus. So next topic is interrupts. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। interrupts, interrupt is a signal that causes a temporary halt in the normal execution of a program to handle
अ स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले, अगर दो लोग यानी कि दो लोग हैं, बातें कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आता है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये बीच में आता है, तो ये दिस पर्सन इज कॉजिंग एन इंटरप्ट। इन दोनों की बातों में एक इंटरप्ट पैदा कर रहा है कि इनकी बातों को क्या कर रहा है, एक टेम्पररी हॉल्ट, बीच में एक टेम्पररी हॉल्ट यानी कि रोक रहा है। जो भी नॉर्मल इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी उसको ये रोक रहा है, जिससे कि जो भी बात इसे बतानी है वो बता सके और अपना काम को पूरा कर सके। अगर हम कंप्यूटर के केस में बात करें तो अगर सीपीयू यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, सपोज इट इज वर्किंग और यूजिंग द मेमोरी, अगर ये यूज कर रहा है मेमोरी को, कोई भी अगर हार्डवेयर डिवाइस, सपोज कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस, इसको कोई काम है वो बीच में इसकी प्रोसेसिंग को इंटरप्ट कर देता है, दैट इट हैज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, इसको कोई टास्क परफॉर्म करना है, ये टास्क पहले से परफॉर्म कर रहा है और इसको क्या कर देता है, ये इसको रोकता है, एक इंटरप्ट में जनरेट करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट हमारा, नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ interrupts work. Before that, we can understand that this is not a bad thing. This is important and necessary for the working of computer so that it can work efficiently and in timely manner. ये मैकेनिज्म सीपीयू को हेल्प करता है कि जो भी उसके एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, जो भी उसको पेरिफेरल डिवाइसेस से वर्क करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, वो टाइमली होते रहें और एक एफिशिएंट मैनर में वो कंप्लीट होते रहें। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इंटरप्ट्स वर्क। इंटरप्ट सिग्नल, सो इंटरप्ट सिग्नल इज जनरेटेड बाय अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल होता है वो दो तरीके से जनरेट होता है, एक तो होता है हार्डवेयर से, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू जनरेट होता है, कीबोर्ड माउस एक हमने एग्जांपल लिया है। जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं इफ दे हैव टू परफॉर्म अ टास्क और दे हैव टू डू समथिंग। सॉफ्टवेयर हम समझ सकते हैं, कोई अगर एरर कंडीशन आ रही है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, हमने कोई प्रोग्राम रन किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अगर हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें कोई भी एरर आती है देन इट विल जनरेट इंटरप्ट, वी विल कॉल इट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सिग्नल। कोई भी सिस्टम कॉल है, इट इज आल्सो जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, देन विल कॉल इट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सिग्नल। अब ये बात हुई हमारी इंटरप्ट जनरेट करने की। अब हम बात करेंगे इंटरप्ट हैंडलिंग की। सो इंटरप्ट is handled in these steps. So first is it will be detected. कोई भी इंटरप्ट आता है वो डिटेक्ट होना चाहिए, डिटेक्ट होगा फर्स्ट स्टेप में। then it will save the current state of the program being executed. जो भी इंटरप्ट आया है, जो भी प्रोग्राम उसमें रन हो रहा होगा, उसकी वो करंट स्टेट यानी कि जिस स्टेट में वो होगा, जो भी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में रजिस्टर में स्टोर होगी, वो सारी वैल्यूज उसी स्टेट में, उसी पर्टिकुलर स्टेट में स्टोर हो जाएंगी टू अ सेफ लोकेशन। कोई भी एक लोकेशन स्टैक में लेकर एक सेफ लोकेशन पर वो स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सीपीयू लोड्स द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट। सीपीयू उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस होगा उसको प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेगा। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये होता है
जिस भी डिवाइस में, जो भी डिवाइस है, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है जिसने भी इंटरप्ट जनरेट किया है, मैं इंटरप्ट को IN से डिनोट कर रहा हूँ, जिसने भी इंटरप्ट डिनोट किया है उसका एक पर्टिकुलर ISR होगा, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा। ये वो प्रोग्राम है जो उसको हैंडल करेगा, उसको कैसे हैंडल करना है। अभी हमारे सिस्टम में 10 पेरिफेरल डिवाइसेस अलग अलग लगे हुए हैं, उनकी जो भी इंटरप्ट आएगा, जो भी इशू आएगा, जो भी इंटरप्ट वो करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए उनके पर्टिकुलर ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन होंगे। तो उनका जो भी एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में CPU लोड करेगा। CPU काउंटर हमारा जो होता है वो क्या करता है, वो अपने अंदर स्टोर करता है, ये एक रजिस्टर होता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। तो ISR जो भी होगा हमारा, जो भी हैंडल करेगा, तो वो उसका जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा, जिससे कि वो एक्टिव हो जाएगा और वो उसको हैंडल करेगा नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप इज ISR इज एग्जीक्यूटेड। जैसे वो प्रोग्राम काउंटर में सेव होगा, लोड होगा, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट स्टेप। फिर वो उस स्पेसिफिक इवेंट को या इंटरप्ट को जो भी कॉज हुआ है पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू, उसको हैंडल कर लेगा। जैसे ही ISR हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसने उसको हैंडल कर लिया, CPU रिस्टोर्स द सेव्ड स्टेट ऑफ द इंटरप्टेड प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हमारा वर्किंग में था, जिसकी करंट स्टेट हमने स्टोर की थी, वो अपना रिज्यूम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, CPU हमारा कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक टास्क हमारा CPU परफॉर्म कर रहा है, उसने इंटरप्ट आया, एक किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू एक इंटरप्ट आया, इसने इस टास्क को हॉल्ट किया, टेम्परेरीली हॉल्ट। आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसने इसको टेम्परेरीली हॉल्ट किया, इसको कुछ देर के लिए टास्क को रोकेगा। इसकी जो करंट स्टेट होगी, जो भी करंट स्टेट होगी, उसको ये सेव करेगा एक सेफ लोकेशन पर, जिससे कि इसको ये बाद में रिज्यूम कर पाए। ये इसको रिज्यूम कब करेगा, पहले इसके जो भी इंटरप्ट आया है उस पर्टिकुलर ISR को फाइंड करेगा, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन को फाइंड करेगा, उसका जो एड्रेस होगा उसको प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा, देन ISR एग्जीक्यूट होगा। ISR एग्जीक्यूट होने के बाद, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस इंटरप्ट को हैंडल कर लेगा। हैंडल करने के बाद इंटरप्ट का काम खत्म, पेरिफेरल डिवाइस को जो टास्क परफॉर्म करना था वो हो गया। अब ये इसको नेक्स्ट में रिज्यूम कर देगा। सो दिस इज द हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट। जो भी इंटरप्ट आएगा उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इंटरप्ट क्या होता है, हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। अभी हमने समझा दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू जनरेट किया जाता है। जो हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, वो इंटरप्ट हमारा जनरेट होता है इंटरनली, या हम कह सकते हैं जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके थ्रू इंटरप्ट जनरेट होता है। जब उसको कोई कमांड देनी होती है या उसको कोई चीज फॉलो करानी होती है, देन इट जनरेट्स अ इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट। जैसे कि कभी कोई एरर आ जाती है या कोई एक्सेप्शन आ जाता है, देन माइक्रो प्रोसेसर जनरेट्स एन इंटरनल इंटरप्ट्स। एक्सटर्नल जो इंटरप्ट होता है वो जो जनरेट होते हैं, वो जनरेट होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू। जब उनको कोई टास्क परफॉर्म करना होता है या कोई उनको रिक्वेस्ट करनी होती है, देन दे जनरेट एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल के हार्डवेयर इंटरप्ट्स के नाम हैं, जैसे कि
इनपुट आउटपुट इंटरप्ट हो गए, यही आपका पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू कोई भी इनपुट आउटपुट करना हो, जैसे डेटा रेडी है, डिवाइस एरर आ रहा है। नेक्स्ट इज टाइमर इंटरप्ट, जैसे हमें कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कोई टाइमर ऑन किया है जो 10 सेकेंड्स के लिए चलेगा, देन इट विल कॉज अ इंटरप्ट कि 10 सेकेंड खत्म हो चुके हैं। तो ये क्या करेगा, सीपीयू को अवेयर कराएगा कि ये 10 सेकेंड्स आपके ओवर हो चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, पावर फेलियर है, जैसे पावर फेल हो गई है, कोई भी पर्टिकुलर हार्डवेयर में पावर नहीं पहुंच पा रही है, तो ये क्या करेगा, ये एक इंटरप्ट जनरेट करेगा कि इसमें हार्डवेयर में पावर नहीं पहुंच पा रही है, एंड दिस हार्डवेयर हैज फेल्ड टू परफॉर्म द टास्क। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या इवेंट्स के थ्रू जनरेट होते हैं, जैसे कि सिस्टम कॉल हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अगर हम डिवाइड बाई 0 करते हैं तो कंप्यूटर विल गिव एरर, कंप्यूटर एक एरर देगा, तो वो एरर होगी, एक्सेप्शन है, इसको वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा दैट प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड वर्किंग, वो रुक गया है, वो हॉल्ट हो गया है, देन इट विल बी अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कि वो काम करना बंद हो गया है। अब दूसरा है सिस्टम कॉल्स। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक we will see if we don't get this in next other topic, then I'll come back to this topic and discuss it. Here is importance of interrupts. This topic is importance of interrupts. Why do we need interrupts? So first one is time critical events. ऐसे events या ऐसे interrupts या ऐसे टास्क जो जिसमें समय की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसके लिए इंटरप्ट बहुत नीडफुल है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सिस्टम एरर्स हो गई या डेटा हमारे पास में यूज़र से आया है, तो वहाँ इंटरप्ट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा तो डेटा सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि डेटा आ गया है, या कोई सिस्टम एरर हो गई है जिससे क्या हो सकता है, पूरा कंप्यूटर फेल हो सकता है। तो जो क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं या टाइम रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे इंटरप्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। नंबर 2 इज एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग। जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, वो टाइमली अपना वर्क एफिशिएंटली करते रहें, जिससे ये ना हो कि एक रिसोर्स एक पेरिफेरल डिवाइस है, उसी को रिसोर्स मिल रहे हैं, बाकी के जो हैं वो अपना वर्क ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कि हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस है, कोई एक है, फिर दूसरा है पेरिफेरल डिवाइस, तीसरा है, इसको तो रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं, इसको नहीं मिल पा रहे हैं, ये इसको नहीं मिल पा रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये वेट कर रहे हैं, ये बिजी शो कर रहा है, अब ये वेट कर रहे हैं, ये कंप्लीट कब होगा कब नहीं होगा नहीं पता है। अब ये इंटरप्ट जनरेट करते हैं, ये टास्क परफॉर्म करते हैं, अगर ये ज़्यादा नीडफुल होंगे या फ्रूटफुल होंगे सिस्टम के लिए, प्रायोरिटी पर होंगे, तो ये इनको परफॉर्म करेगा, पहले इसको रोक देगा, देन इट विल परफॉर्म दिस वन। तो रिसोर्स शेयरिंग, एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग के लिए इंटरप्ट्स ज़रूरी है, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इवेंट्स और इनपुट वो इजीली देख पाएगा, उनको परफॉर्म कर पाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मॉड्यूलर डिज़ाइन इंटरप्ट्स फैसिलिटेट मॉड्यूलर डिज़ाइन बाय अलाउइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम टू इंटरेक्ट एसिंक्रोनसली। इंटरप्ट्स हमें हेल्प करते हैं एक मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाने में, जिससे कि हमारा सिस्टम मॉड्यूल्स में वर्क कर सके और वो आसानी से सारे जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे सिस्टम के, वो आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए और सीपीयू के साथ इंटरेक्ट कर पाए, एज अ मॉड्यूल वर्क कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास्केबल इंटरप्ट्स, अनमास्केबल इंटरप्ट्स। अब हमारे पास में जो भी हमने 2 टाइप के इंटरप्ट्स पढ़े, एक हार्डवेयर इंटरप्ट था, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट था। अब ये जो इंटरप्ट्स हैं, इनको सिस्टम या हमारा सीपीयू किस तरीके से डील करता है, 2 तरह से वो डील करता है।
उसको पहले इंटरप्ट को देखेगा कि किस तरीके का इंटरप्ट है, मास्केबल है या अनमास्केबल है। मास्केबल का मीनिंग होता है कि क्या वो उसको टेम्पररी बेसिस पर डिसेबल या इग्नोर कर सकता है। जो भी इंटरप्ट सीपीयू के पास आ रहा है क्या वो उसको इग्नोर कर सकता है? अगर कर सकता है देन इट इज मास्केबल इंटरप्ट। इफ इट कैन नॉट टेम्पररीली डिसेबल इट और इग्नोर इट देन इट इज अनमास्केबल। जो भी क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं जिनमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है वो अनमास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। जिनको टेम्पररी बेसिस पर इग्नोर किया जा सकता है, डिसेबल किया जाता है, वो मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्केबल में कीबोर्ड इनपुट हो गया, प्रिंटर रिक्वेस्ट हो गया, इनको एक बार के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए पेंडिंग में इसको रख सकते हैं। इग्नोर करने का मीनिंग ये नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा, उसे पेंडिंग में रखेगा कि वो लेस क्रिटिकल टास्क है, प्रायोरिटी उसकी थोड़ी कम है, उसको पेंडिंग में रखेगा। जैसे ही उसका जो प्रायोरिटी वाला काम है वो पूरा हो जाएगा उसको देन इट विल परफॉर्म द टास्क दैट इज गिवन बाय दिस इंटरप्ट। ऐसे ही ये जो अनमास्केबल है इसमें को इग्नोर या डिसेबल नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं और इसमें तुरंत अटेंशन चाहिए। जैसे कि पावर फेलियर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी हार्डवेयर में कोई एरर आ गई है, मेमोरी फेल हो गई है, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सिस्टम वर्क नहीं करेगा, मेमोरी नहीं होगी, वर्क नहीं करेगा। कोई पार्ट है ओवरहीट हो गया है, वॉचडॉग टाइमर एक्सपायरेशन, जैसे कि अभी हमने कोई वॉचडॉग समझ सकते हैं। वॉचडॉग देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर हमने कोई 20 सेकेंड्स का टाइमर लगाया है किसी एप्लीकेशन में तो वो तुरंत में इन्फॉर्म करेगा कि ये कंप्लीट हो गया, अब वो देखना जरूरी है, तो इसको भी ये इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये है मास्केबल अनमास्केबल इंटरप्ट्स। इनमें डिफरेंसेस क्या है? मास्किंग यानी कि मास्किंग का मीनिंग है इग्नोर टेम्परेरीली, ऑब्वियसली टेम्परेरीली। इग्नोर मतलब इसको पेंडिंग में रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो ये इनको रख सकता है, इसको नहीं रख सकता। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो लोअर होती है, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। ये लेस क्रिटिकल टास्क होते हैं, ये क्रिटिकल टास्क होते हैं। अगर ये फेलियर, ये जैसे फेलियर है, हार्डवेयर फेलियर है, ये क्रिटिकल टास्क है। इसको डिले किया जा सकता है, मतलब इसको पेंडिंग में रख सकते हैं, इसको तुरंत ही करना होगा। नेक्स्ट इज वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो आप सोचेंगे कि इंटरप्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले दो ही टाइप के थे, टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो मास्किंग है, ये हमने जो देखा है, ये हमें बताएगा किस टाइप का इंटरप्ट है। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो इंटरप्ट आ रहा है वो किस टाइप का है, उसको इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड जो हमारे इंटरप्ट्स होते हैं, ये बताते हैं जो हमारा इंटरप्ट आया है उसमें ISR का एड्रेस है या नहीं है। सभी का अपना इसमें अलग रोल है। जो हमने पहले दो टाइप पढ़े थे वो हमें टाइप पता चला। दूसरा हमने जो आगे पर देखा मास्क अनमास्क में, उससे हमें उसकी प्रायोरिटी पता चली, इग्नोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसमें हमें पता चल रहा है कि ISR का एड्रेस लेकर आया है नहीं आया है। ISR क्या होता है हमारा, ये इसको इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं, इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। इंटरप्ट को हैंडल करता है, जो भी इंटरप्ट आएगा उसको हैंडल करेगा। तो वेक्टर जो हमारे इंटरप्ट होते हैं उसमें when a vectored interrupt occurs the interrupting device provides the CPU the unique vector। ये क्या करेगा, एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। यूनिक एड्रेस जहाँ पे हमारा ISR स्टोर्ड होगा, जो उसको डील करेगा। इससे क्या होता है, हमारा जो हैंडलिंग ओवरहेड होता है वो बच जाता है। तो ये जो है हमारा, ये एफिशिएंट है। वेक्टर्ड वाली जो हमारी कंडीशन है, जो वेक्टर्ड इंटरप्ट जनरेट होते हैं वो ये एफिशिएंट है वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। ये जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न सिस्टम्स हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। जो ओल्ड सिस्टम, ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स थे, उनमें ये नॉन वेक्टर्ड होता था। ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स जैसे 8085 हो गया, इनमें ये यूज किया जाता था नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स।
तो ये थोड़ा, ये क्या करता है, ये ओवरहेड को इंक्रीज कर देता है जिसमें ISR का एड्रेस नहीं होता। ये प्रोसेस स्लो होती है, लेस एफिशिएंट होती है इन कंपैरिजन टू वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। ओल्डर सिस्टम, सिंपलर सिस्टम इसको यूज करते थे, जो माइक्रो कंट्रोलर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, वो यूज इसको करते थे। तो इसमें बेसिकली एक ही डिफरेंस है हमारा जो हमें ध्यान रखना है, इसमें जो होगा ISR का एड्रेस होगा, इसमें ISR का एड्रेस नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये मॉडर्न सिस्टम्स में यूज होता है, ये ओल्ड सिस्टम्स में यूज होता था। ये एफिशिएंट है, ये इन कंपैरिजन टू वेक्टर्ड इंटरप्ट्स ये इनएफिशिएंट है, ये ध्यान रखना है हमें। Now moving further, this is the key differences: vectored interrupts, non-vectored interrupts. Address of ISR इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। डायरेक्टली जंप टू द, यहाँ पे जब हमें एड्रेस मिल जाएगा तो ये सीधे ISR के पास चला जाता है, उसको PC में लोड कराएगा, देन इट विल हैंडल द पर्टिकुलर इंटरप्ट। ये इसमें ISR पर जंप करता है, इसमें नहीं करता है। ये फास्ट एफिशिएंट है, ये स्लो है और नॉन एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू वेक्टर्ड। ये मॉडर्न सिस्टम में कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस में यूज होगा, ये ओल्डर सिस्टम्स और सिंपलर डिवाइसेस में जो इजीली फास्टेस्ट, ये पुराने जो सिस्टम्स होते हैं जो फास्ट वर्क नहीं करते उनमें होता है। अब आते हैं इंटरप्ट एक्सेप्शंस पे। इंटरप्ट एक्सेप्शंस आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंटरप्ट्स। ये स्पेशल कैटेगरी होते हैं इंटरप्ट्स जो हमने भी पढ़े थे, वो हमारे कंप्यूटर को एफिशिएंट बना रहे थे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, मतलब हमारे सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट थे। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा टाइमली मैनर में वर्क, यानी कि सीधे जो हमारा टाइम से वर्क कर रहा है, जो सारे रिसोर्स शेयरिंग आसानी से हो रही है, एफिशिएंटली हो रही है, वो नहीं होगी। बट दीज आर द एक्सेप्शंस। ये हैं एक्सेप्शंस जो इंटेंशनली अकर नहीं होते। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस उसको इंटेंशनली नहीं करता है। ये एक्सेप्शंस होते हैं जो CPU बताता है हमारा, या CPU क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, जिससे कि उस पर इमीडिएट एक्शन हो पाए, उसके लिए ये एक्सेप्शंस होते हैं। कि कोई भी रूटीन टास्क है, जैसे नॉर्मली हमारा रूटीन टास्क होता है, कोई भी इंटरप्ट जनरेट होता है, वो एक रूटीन टास्क की तरह होता है कि ये इंटरप्ट जनरेट हुआ, उसको ISR के थ्रू CPU ने हैंडल कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है जो पहले से डिफाइंड नहीं होती है, जो नहीं होनी चाहिए, और उसको एक इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, तो वहां पर उसको हम कहते हैं इंटरप्ट एक्सेप्शंस। टाइप्स जो होते हैं हमारे इंटरप्ट एक्सेप्शंस के, वो यहाँ पे हमने 3 तरीके होते हैं। फॉल्ट्स हो गया, ट्रैप्स हो गया, अबॉर्ट्स हो गया। नाम से ही हम समझ पा रहे हैं इसको कि क्या होता है, टाइप ऑफ, कौन सी टाइप ऑफ एरर होती है, कंडीशन क्या होती है। ये 3 कंडीशन होती हैं जिसके बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या इंटरप्ट एक्सेप्शन आया है। पहला है फॉल्ट्स। फॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज एक्सेप्शंस अकर व्हेन प्रोग्राम अटेम्प्ट्स एन इनवैलिड ऑपरेशन, मतलब कोई भी वो इनवैलिड ऑपरेशन कर रहा है। जैसे पेज फॉल्ट की अगर हम बात करें, पेज फॉल्ट है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है, डिवाइड बाई 0 है, ये हमने देखा था, वहां पे एक्सेप्शन है डिवाइड बाई 0। तो पेज फॉल्ट जो है हमारा, ये कोई ऐसा डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है जो अभी लोड नहीं हुआ है। ऐसा डेटा ये क्या करेगा, ये जो भी डेटा हमारा कोई अभी करंटली लोड नहीं हुआ है रैम में और ये उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पेज फॉल्ट यानी कि एक्सेप्शन दे देगा, फॉल्ट है ये। दूसरा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट में होता है कि कोई भी एलोकेटेड सेगमेंट है, कोई पर्टिकुलर मेमोरी है, ये मेमोरी है, इसके अंदर आपको वर्क करना है। अब वो जैसे इसमें इंडेक्स अगर हम बात करें 0 1 2 है और हमारा इंडेक्स आ रहा है 3, देन इट इज आउट ऑफ द सेगमेंट, तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट में आ जाता है। नेक्स्ट इज डिवाइड बाई 0 एरर। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिवाइड बाई 0, वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, देन इट विल गिव दिस एरर एंड कम्स अंडर फॉल्ट, कम्स अंडर फॉल्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इसको दूर किया जा सकता है।
अगर कोई ऐसी एरर आ रही है या कोई फॉल्ट होता है तो उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रैप्स। These exceptions are similar to faults but usually caused by intentional events। अब ये किसी intentional event के थ्रू किए जाते हैं। ट्रैप्स जो होते हैं वो किसी intentional event के थ्रू किए जाते हैं। होते तो सिमिलरली ये फॉल्ट की तरह ही है बट ये इंटेंशनली किए जाते हैं। जैसे कि हम पहला बात करें ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट जो होता है हमारा, अगर हम बात करें ब्रेक पॉइंट की, ये हमारा ब्रेक पॉइंट जनरेट होता है डीबगिंग टूल से। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को डीबग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं। जैसे हमारा 100 लाइंस का कोड है, 100 लाइंस के कोड में हमने 25 लाइंस के बाद में एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ऐसी 25 लाइंस के बाद लगा दिया, तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर 25 लाइंस की हम बात करें तो ये सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक पॉइंट को लगा दिया कि यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है 25 लाइंस 35 लाइंस, जो भी लाइंस के हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें डीबग करना, चेक करना है कि इसमें कोई बग तो नहीं है, ये बस इसी काम में आता है, ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो ये ट्रैप में आता है। इसके बाद है सिस्टम कॉल। यहाँ पे मैंने भी पहले कहा था आपसे, अगर आगे आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो वापस वही टॉपिक पे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम कॉल और प्रोग्राम रिक्वेस्ट। अब कोई भी प्रोग्राम है वो किसी फाइल को रीड करना चाहता है, प्रोग्राम है उसको कोई भी किसी फाइल को वो रीड करना चाहता है, तो ये हार्डवेयर से सीधे सीधे तो नहीं करवा पाएगा कि इसी फाइल को ओपन कर पाए। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, फिर उसके बाद उस हार्डवेयर के पास जाएगा, फिर हार्डवेयर से फाइल ओपन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होती है, एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है। तो ये क्या करता है, एक इंटरप्ट की तरह वर्क करता है, एक एक्सेप्शन की तरह वर्क करेगा, जिससे कि वो रुक जाता है कुछ देर के लिए। नेक्स्ट इज अबॉर्ट। अबॉर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, कोई ऐसी एरर आ गई जिसकी वजह से वो सिस्टम ही खत्म हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे OS लिखा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए होता है, ट्रैप्स के लिए। इससे ट्रैप्स डील होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम ट्रैप्स को डील कर सकते हैं। कोई ब्रेक पॉइंट है, ये इजीली डील हो सकता है क्योंकि हमने ये इंटेंशनली किया है। सिस्टम कॉल है, ये भी इंटेंशनली, क्योंकि हमने कोई फाइल ओपन कर की है, बट दीज आर नॉट इंटेंशनली डन फॉल्ट्स, ये हमने इंटेंशनली डन नहीं किए हैं। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नंबर हमने 0 से डिवाइड किया तो हमें प्रोग्राम में चेंज ही करना होगा। अगर हमने यहाँ पे कोई इंडेक्स गलत दिया है, सेगमेंटेशन एरर आ रही है, देन वी हैव टू डील इट बाय चेंजिंग, बाय मेकिंग अ चेंज इन द प्रोग्राम। अगर पेज फॉल्ट है, देन ऑल्सो वी हैव टू चेंज द प्रोग्राम, चेंज सम लाइंस सो दैट इट कैन परफॉर्म वेल। अगर हम बात करें अबॉर्ट की, यहाँ पे हार्डवेयर एरर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये बस एरर है। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके की कोई एरर आती है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम ही अबॉर्ट हो रहा है, प्रोग्राम ही अबॉर्ट हो रहा है। अब हार्डवेयर एरर है, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है, CPU है, मेमोरी है, अब वर्क नहीं कर पा रहा है, देन द होल सिस्टम विल शट डाउन, इट विल नॉट वर्क करेक्टली। यहाँ पे बस एरर है दूसरा। इस एरर में क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, CPU ट्राई कर रहा है मेमोरी से कम्युनिकेट करने का, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करने का, बट वो नहीं कर पा रहा है, सो इट विल बी नोन एज बस एरर। और अगर हम फॉल्ट की बात करें, ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट के केस में भी आपका जो कम्युनिकेशन होता है या फिर जो भी आपका ऑपरेशन होना होता है वो नहीं हो पाता है, ऑपरेशन फेल हो जाता है, जो भी ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाता है इस केस में भी। बट ये जो है, ये जो अबॉर्ट वाले हैं, ये फैटल एरर होते हैं। यहाँ पे अब आपका हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा, देन यू हैव टू चेंज दैट हार्डवेयर। यहाँ पे आप प्रोग्राम में चेंज करेंगे, ये चीज आपकी वर्क करने लगेगी, बट यहाँ पे हार्डवेयर चेंज करना होगा, सो दिस इज अ फैटल एरर। नेक्स्ट इज हैंडलिंग इंटरप्ट एक्सेप्शंस। अब जो भी एक्सेप्शंस आए हैं उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं। फॉल्ट है, फॉल्ट को हैंडल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहले देखेंगे हैंडलिंग इंटरप्ट एक्सेप्शंस। स्टेप नंबर 1 इज सेव द स्टेट।
हमने पहले देखा था कि ये स्टेट को सेव करेगा, जो भी ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, सीपीयू इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, इफ इट इज एक्सेसिंग द मेमोरी और रीडिंग और राइटिंग द मेमोरी, then it will stop performing the task or temporarily halt that task and store the current state in program counter और some रजिस्टर। यहाँ पे ये इसको स्टोर करेगा उसकी करंट स्टेट को, जिससे कि वो बाद में उस वर्क को रिज्यूम कर पाए। देन इट विल आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन होगा, अभी हमने 3 देखे थे पीछे, इनमें से जो भी एक्सेप्शन होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा कौन से टाइप का एक्सेप्शन है। Then it will transfer the control to the ISR or the handler. It will transfer the control to the ISR so that it can handle that exception. Then ISR will handle the exception. After handling, then the task that CPU was performing will resume. तो ये जो 3 हमारे exceptions थे उनको कैसे कैसे डील किया जाता है, तो ये कैसे डील किया जा सकता है। अलाउ द प्रोग्राम टू कंटिन्यू, हैंडलर जो होगा क्या करेगा, ये उसको प्रोग्राम को जो प्रॉब्लम है हमारा उसको प्रोग्राम को ठीक करेंगे, वो कंटिन्यू कर देगा उसको, या हैंडलर उसको में कुछ प्रॉब्लम्स है उनको इश्यूज को ठीक कर सकता है। देन इट विल अलाउ इट टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट। सेकेंड ट्रैप है, ट्रैप परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड एक्शन एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द प्रोग्राम। जो भी इशू था इसमें ब्रेक पॉइंट वाला था, पहले ब्रेक पॉइंट है, वो जैसे ही ब्रेक पॉइंट आएगा उसको चेक करेगा, देन इट विल मेक इट मूव। दूसरा जो था हमारा सिस्टम कॉल है, जैसे ही वो सिस्टम कॉल यानी कि जैसे फाइल अगर ओपन करनी है तो फाइल ओपन होगी, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है और कुछ देर के लिए वो इंटरप्ट होगा, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। अबॉर्ट है, अबॉर्ट में जो प्रोग्राम होगा हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और एक एरर मैसेज शो करेगा जिसको हमें डील करना होगा। अगर हार्डवेयर इशू है तो देन वी विल हैव टू चेक द हार्डवेयर। इफ देयर इज सम अदर इशू लाइक बस और सम वायर इशू, देन वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्ट एक्सेप्शंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्ट एक्सेप्शंस, क्या जरूरत होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 इज डिटेक्ट एंड हैंडल एरर्स। कोई भी एरर आती है, कोई फैटल एरर आती है, उसको डिटेक्ट करता है और हमें बताता है, जिससे कि हम उसको डील कर पाए। अगर हमारे हार्डवेयर में कोई इशू आ रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा, देन हाउ विल वी एबल टू डील विद इट। सो इट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा है इम्प्लीमेंट डीबगिंग टूल्स। डीबगिंग टूल्स में ट्रैप सेट होते हैं, जो भी बताया था, ब्रेक पॉइंट है, डीबगिंग प्रोग्राम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। जो भी हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो प्रोवाइड कराता है। अगर ये नहीं होगा तो सर्विस रिक्वायर नहीं हो पाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस। अब कहीं पे सिस्टम क्रैश हो रहा है, कोई अबॉर्ट हो गया प्रोग्राम, ज्यादा फैटल एरर आ रही है, देन इट विल हॉल्ट द प्रोग्राम। अगर अनरिकवरेबल एरर्स हैं तो उसके लिए एक मैसेज दे देगा, डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, एरर मैसेज दे देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये इशू आ रहा है, सकता है हम उसको डील कर पाए। आसानी से भी डील कर सकते हैं, कुछ एरर्स होते हैं उनको इजीली डील नहीं कर पाते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूजन हमें ये आता है इसमें, इंटरप्ट एक्सेप्शंस आर एन एसेंशियल मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग एरर्स। एरर्स को हैंडल करने के लिए कोई भी अनयूजुअल कंडीशन हमारे सामने बन रही है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको इंटरप्ट क्या करता है। इंटरप्ट एक्सेप्शंस आर एसेंशियल मैकेनिज्म, दे आर द मैकेनिज्म सो दैट वी कैन डील विद the interrupts or the program errors that our CPU is facing। तो ये हमारे सिस्टम को एक रोबस्टनेस, प्रोग्राम रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो आसानी से और एफिशिएंटली वर्क कर पाए। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑफ इनपुट, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर इन इनपुट एंड आउटपुट। 3 तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, जिससे कि ऑपरेशन, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होना है, ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, डेटा ट्रांसफर होना है, वो आसानी से हो पाए। तो 3 तरीके से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, फर्स्ट इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट,
second is interrupt initiated input output, and the third one is direct memory access. जो हमारा फर्स्ट वन है, इसमें जो भी कमियां थी हमारे सेकंड वाले में, जो सेकंड है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, इसमें वो दूर हो गई। जो इन दोनों में कमियां थी वो थर्ड वन यानी कि डीएमए, इसको डीएमए शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें इसकी कमियां दूर हो गई। जो जितना ये फास्ट था उससे ज्यादा फास्ट ये है, उससे ज्यादा फास्ट ये है। So firstly we will discuss programmed input output, next we will discuss interrupt initiated input output in this video. In next video we will discuss the remaining topics with DMA. So next video we will discuss DMA first. Let's go to the topic programmed input output. If we talk about this programmed input और output में ये हमारा डायग्राम है, ये सीपीयू है, ये इंटरफेस है जो अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ सीपीयू था, यहाँ पे इसकी लाइंस थी 3, ये सिस्टम बस थी पूरी, और यहाँ से ये इंटरफेस से कनेक्टेड थे। देन इंटरफेस के बाद में जो भी डिवाइस था वो कनेक्टेड था। तो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये डिवाइस है, ये वाला डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये इंटरफेस है जो इन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का वर्क करेगा, ये सीपीयू है जो यहाँ पे सीपीयू था, प्रोसेसर, और ये इनके बसेस हैं जिनके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्शन होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि आसानी से ही दिख पाए। We will discuss further. In this mode, CPU directly controls the data transfer between input-output device and memory. मेमोरी और इनपुट-आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, CPU उसको कंट्रोल करेगा। CPU अब यहाँ से ये इंटरप्ट जनरेट करेगा, जो भी इनपुट-आउटपुट डिवाइस है, अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना है तो वो इंटरप्ट के पास आएगा। इसका जो डेटा आएगा यहाँ से इनपुट-आउटपुट के से जो डेटा आएगा वो आएगा डेटा रजिस्टर में। डेटा रजिस्टर में जैसे ही डेटा आएगा, ये है फ्लैग, इसको कहते हैं फ्लैग। ये 1 बिट का होता है। ये एक स्टेटस रजिस्टर होता है, लिख रहा है यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर। ये स्टेटस बताता है कि डेटा है इसमें या डेटा नहीं है, ये एम्प्टी है, इसमें डेटा है या ये एम्प्टी है। अगर ये 0 होगा देन इट इज एम्प्टी, अगर 1 होगा देन इट इज फुल और इट हैव सम डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस। सीपीयू जो होता है ये अगेन एंड अगेन इस स्टेटस रजिस्टर को चेक करता रहता है। तो इसी से इसमें क्या होता है, ये एक ओवरहेड जनरेट हो जाता है बेकार में, जो इसको कहते हैं बिजी वेट। ये इंतजार ही करता रहता है, वेट करते करते ही बिजी रहता है। इसमें जब तक 1 नहीं आएगा, जब तक इसमें स्टेटस रजिस्टर 1 नहीं होगा, तब तक ये इसको चेक करता रहेगा, इसको डेटा मिलेगा नहीं, ये इसको वेट करता रहेगा, बिजी रहेगा वेट करने में। तो इसका जो आइडल टाइम होता है ये ज्यादा हो जाता है। जब तक इसमें डेटा नहीं आएगा ये इसको चेक करता रहेगा। यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसका आइडल टाइम बढ़ जाता है। इससे बिजी वेट, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये बिजी वेट यानी कि इसको इंतजार करता ही रहता है। ये जो कंडीशन है ये सीपीयू इनिशिएटेड कंडीशन है। यहाँ पे सीपीयू क्या कर रहा है, इंटरप्ट को इनिशिएट कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है बार बार इंटरप्ट आया या नहीं आया, इंटरप्ट आया या नहीं आया। जब तक नहीं आएगा ये इसको चेक करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इसका एक ओवरहेड बेकार का बढ़ गया, ये इसको बार बार चेक करता रहेगा। जैसे ही आ जाता है ये इसको यहाँ से रीड करेगा, राइट करेगा, और इसको जैसे ही यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा सीपीयू के पास डेटा, ये इसको भेज देगा कि ये डेटा एक्सेप्ट हो चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें तो ये जो हमारी कंडीशन है ये वही डायग्राम है जो भी पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, प्रीवियस स्लाइड में।
यहाँ से डेटा रीड डेटा रजिस्टर, ये जो डेटा रजिस्टर है इसको रीड करेगा। जैसे अगर इसको क्या मिलेगा, फ्लैग बिट, फ्लैग बिट चेक करेगा। ये कहाँ जा रहा है, डेटा रजिस्टर चेक कर रहा है। फिर क्या चेक कर रहा है, ये फ्लैग बिट चेक कर रहा है। 0 है अगर फ्लैग बिट, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो ये वापस रीड करने के लिए चला जाएगा। अगर 1 है, कुछ है, तो ये क्या करेगा, स्टेटस रजिस्टर को चेक करेगा। स्टेटस रजिस्टर के पास जाएगा, देन डेटा को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा मेमोरी में। मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये डेटा बस के थ्रू यहाँ से डेटा चला जाएगा। जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ऑपरेशन कंप्लीट अगर हो जाता है, ये यस, यहाँ भी 2 कंडीशन है, डेटा ट्रांसफर होता है या डेटा ट्रांसफर नहीं होता। अगर नहीं होता है देन इट विल मूव बैक, ये फिर से वापस चेक करने में लग जाएगा कि आया डेटा या नहीं आया। अगर हो जाता है तो ये आगे जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसके लिए होंगे, उस पर चला जाएगा और उसको परफॉर्म करेगा। नाउ द सेकंड वन इज इंटरप्ट ड्रिवन इनिशिएटेड इनपुट। मतलब ये इसके दो नाम हैं, कोई भी आप नाम से समझ सकते हैं। इंटरप्ट ड्रिवन या इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। मतलब इसमें जो कमी थी, जो हमारे पहले वाले में जो कमी थी, इसमें कमी थी कि सीपीयू बार बार इसको चेक करता था, जिससे बिजी वेट कंडीशन जनरेट होती थी। जिससे क्या होता था, सीपीयू को ओवरहेड पड़ता था, उसको रिपीटेडली चेक करना पड़ता था, जिससे उसका टाइम वेस्ट होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉट्स स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम वेटिंग फॉर डिवाइस टू बिकम रेडी। जब तक वो रेडी नहीं होगा उसको चेक करता रहेगा। तो ये इसकी एक कंडीशन थी, डिसएडवांटेज थी। तो इसमें वो ओवरकम हो गई। टू ओवरकम द इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इज यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू बार बार रिपीटेडली चेक नहीं करता है। सीपीयू चेक नहीं करता है कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। जो भी डिवाइस होता है वो खुद एक लाइन के थ्रू रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, इनिशिएट करता है इंटरप्ट को। तो इन दिस मोड सीपीयू इनिशिएट्स द डेटा ट्रांसफर देन गोज ऑन टू परफॉर्म अदर टास्क। तो यहाँ अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे तो ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, 3 डिवाइसेस हमने इसमें लिए हैं। ये नेक्स्ट डिवाइस के लिए आगे बढ़ जाएगा। ये इसमें एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है, जिससे ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं थ्रू दिस लाइन। तो ये इंटरप्ट यहाँ से जनरेट होगा, सीपीयू के पास जाएगा, ये इसके पास चला गया। तो यहाँ से अगर सपोज हमारा डिवाइस 1 क्या कर रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है, देन CPU will send the acknowledgement। ये है interrupt acknowledgement लाइन, यहाँ लिखा है interrupt acknowledge। ये यहाँ से क्या करेगा, acknowledge भेजेगा। ये चेक करेगा कि किसने भेजा है interrupt request। अब इसके पास जाएगा, ये है priority input, इसको कहते हैं priority input। और ये ऐसे ही ये होता है priority। आप इसे समझ सकते हैं, ये प्रायोरिटी इनपुट है, ये प्रायोरिटी आउटपुट है। यहाँ से ये एक्नॉलेज वाली लाइन आएगी, ये इसे डिवाइस से कन्वे करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है। अगर भेजी है देन इट विल सेंड द VAD। VAD का क्या मीनिंग है, वेक्टर्ड एड्रेस। VAD है वेक्टर्ड एड्रेस। वेक्टर्ड एड्रेस होता है हमारे ISR का, जो इसको हैंडल करेगा। तो यहाँ से ये क्या भेज देगा, ये वेक्टर्ड एड्रेस भेज देगा कहाँ पे, सीपीयू के पास, और ये इसको हैंडल करवा लेगा। जिससे क्या होगा, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होना होगा, जो भी टास्क परफॉर्म होना होगा, जो भी होना होगा टास्क, वो इजीली हो जाएगा। इससे क्या हो गया, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। सीपीयू को क्या करना, वेट नहीं करना पड़ा, सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ा टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डिवाइस 2 ने ये रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो सेम ये क्या करेगा, इसको मना कर देगा, मैंने रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी। डिवाइस 1 जो है मना करेगा कि मैंने रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी, ये P1 से PI से आया, यहाँ पे PO से आउट होकर PI पर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से ये VAD दे देगा, जो वेक्टर एड्रेस होगा, और ये इसके पास जाएगा और ये परफॉर्म कर देगा। अब ये जो सिस्टम है, इसकी भी एक डिसएडवांटेज है। इस सिस्टम ने
जो प्रीवियस सिस्टम था उसकी डिसएडवांटेज को ओवरकम किया, लेकिन इसकी भी एक डिसएडवांटेज है। ये जो हमारे इसमें डिवाइसेस हैं ये प्रायोरिटी बेस पर लगे हुए हैं, प्रायोरिटी 1 हो गया, 2 हो गया। बट इफ वी हैव, अगर हमारे पास 100 डिवाइसेस होते हैं और अगर हमारा 100th डिवाइस रिक्वेस्ट करता है, 100th जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू दैट डिवाइस। ये यहाँ से जाएगा, पहले इस डिवाइस से पूछेगा, देन सेकंड डिवाइस से पूछेगा, देन थर्ड डिवाइस से पूछेगा, ऐसे ही पूछते पूछते ये 100 डिवाइस पर जाएगा। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम कि ये 100 डिवाइस तक पहुंचते पहुंचते इसको काफी समय लग जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी है उस पर काफी असर पड़ेगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है जो कि हमारे नेक्स्ट डीएमए में ओवरकम हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में डीएमए और जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप and ask over there. So thank you for watching.